दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ रेट से रिलेटेड डेटा रिलीज किया है। सबसे पहला सवाल, कौन रिलीज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। बात कुछ ऐसी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट अगर देखें तो पेंडेमिक के बाद में, कोविड के बाद में सबसे कम देखी गई है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी शुरुआत हो गई थी 1 अप्रैल 2024 से और लास्ट हो गया 31 मार्च 2025। तो ग्रोथ रेट रियल में मिली है 6.5% की ग्रोथ रेट दिखी है ओवरऑल। और वैसे देखें क्वार्टर वाइज, तो जो चौथा क्वार्टर कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2025 को, उसकी ग्रोथ रेट 7.4% है, जो कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के बाकी क्वार्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उन तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा था। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कमजोर दिखी। सवाल ये है कमजोर क्यों? तो इसके पीछे देखो लॉजिक सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ट्रेड रिलेटेड टेंशंस कम नहीं हो रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तब से तो आपको पता भी है कि किस तरीके से टैरिफ पे टैरिफ वॉर का सिचुएशन बना हुआ है। इंडिया को भी नहीं छोड़ा है ना। इंडिया कौन सा घर सगा है, देश तो देश है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोचते हैं। सो द पॉइंट इज कि इस टाइम पर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, दुनिया में इतने युद्ध, इवन इंडिया ने खुद ने एक युद्ध लड़ लिया है ऑपरेशन सिंदूर में, चाहे वो छोटा सा ब्रीफ था, बट देखो करोड़ों रुपए नुकसान होता है तो होता ही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकती हैं तो रुकती है, उसका डेंट आता है सीधा, है ना। खैर, वो हुआ हमारा पूरा का पूरा मई महीने में, हम बात कर रहे हैं मार्च एंड तक। ओके, तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन दुनिया में पूरी चल रही है। इसके अलावा हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंथा नागेश्वरन, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हमारे लिए जानना जरा इंपॉर्टेंट है। देखो, जमाना था 2003 से 2010 का, जिसको बूम एरा बोला गया। बोला बूम एरा के टाइम पर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी, एडवांस इकोनॉमीज थी, उनकी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि अभी के टाइम पर, पोस्ट कोविड टाइम पर, जिसको हम बोल रहे हैं एक तरीके से ग्रोथ स्कैर्स एनवायरनमेंट। ध्यान से समझना इस वर्ड को, ग्रोथ स्कैर्स एनवायरनमेंट। इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी है। मतलब जब दुनिया पूरी प्लस प्लस में चल रही थी, उस टाइम पर डेवलप्ड इकोनॉमीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे जितना कि इंडिया इस एडवर्स सिचुएशन में भी परफॉर्म कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी की परफॉर्मेंस में नंबर्स तो इंडिकेट करते हैं कि हम पिछले साल के कंपैरिजन में कमजोर रहे, 2024-25 में 2023-24 के कंपैरिजन में कमजोर रहे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बाकी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनसे कंपेयर करेंगे ना, तो हमारा फिगर आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। और ये चीज यहां से आपको क्लियर हो जाएगी कि कोविड के टाइम पर किस तरीके से ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिला था, और फिर उसके बाद में एकदम फिर से हम एक बैलेंस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मोटा मोटा आपको ये आइडिया होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये आई है हिंदू के फ्रंट पेज पे कि जी अमित शाह जी जो हैं वो पूंछ रीजन, जहां पर आपको पता है ना पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई थी, तो वहां पर लोगों से मिलने गए और उन्होंने विजिट किया, कितना क्या डैमेज हुआ, क्या सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। तो उनको कहा कि देखो आपको एक तो रिलीफ पैकेज दिया जाएगा जिनकी भी परेशानियां हो रही है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग होती है, बमबारी गोलीबारी होती है, तो उसमें देखो डैमेज होता है, तो उनको प्रोटेक्शन। नंबर 2, बंकर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे, जिससे कि पाकिस्तान कभी भी अगर लड़ाई की कंडीशन क्रिएट करता है दोबारा से, या ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि हमने बोल दिया कि टेरर अटैक जो होगा वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो ऐसे में फिर हम भी कुछ पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो बंकर्स में जाके लोग अपनी जान बचा सके, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जाए, राइट। तो ये एक तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा आप लोगों को ध्यान है, कल होने वाली है 1 जून, प्रतिज्ञा दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रयागराज में, जहां पर आप अपने मेंटर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज में हैं तो आप फिजिकली अपनी प्रेजेंस इंश्योर करें, और प्रयागराज में नहीं है तो ऑनलाइन PWOnlyIS यूपीएससी चैनल है ना, वहां पर आप इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस यूपीएससी के बहुत बड़े त्योहार को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ही गजब के सेशंस होंगे और इंटरेक्शन भी बहुत हद तक देखने को मिलेगा, जहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, राइट। अब देखो बात कुछ ऐसी है। फर्स्ट हमारा आर्टिकल है नॉमेडिक एलिफेंट। ये देखो एक आर्म फोर्सेस की एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी का अपने काउंटर पार्ट के साथ एक्सरसाइज है। इसका 17th एडिशन है ना, ये मंगोलिया होस्ट कर रहा है। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज कौन से हैं? इंडिया एंड मंगोलिया। इसको नॉमेडिक एलिफेंट भी बोलते हैं। इसका 17वां एडिशन हो रहा है कहाँ पर? मंगोलिया की कैपिटल ना उलान बाटर, उस रीजन में। इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेशन के लिए जा रही है कंटिजेंट, वो है अरुणाचल स्काउट्स। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात करें तो ये हर साल होती है, कभी एक साल इंडिया होस्ट करता है तो एक साल फिर मंगोलिया, तो ऑल्टरनेटिव होस्टिंग होती रहती है इसकी। लॉन्च हो गया था ये 2006 में। 2024 का जो एडिशन जुलाई में हुआ था पिछले साल का, वो हमने होस्ट किया उमरई मेघालय में। ऑब्जेक्टिव देखो, एक दूसरे की
बेस्ट कैपेबिलिटीज को सीखना, कैसे जॉइंट ऑपरेशंस को रन कराया जा सकता है, जो कि यूनाइटेड नेशन भी कहीं ना कहीं प्रमोट करता है जब आप इंटरनेशनली कुछ इश्यूज को टैकल करने की बात करते हो। टारगेटेड एरियाज की बात करें तो सेमी अर्बन या फिर माउंटेनस टेरेन में लगे हुए जो भी चैलेंजेस हैं उनको टैकल करना। इसके अलावा जॉइंट टास्क फोर्स ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना कि कभी इंडिया और मंगोलिया को साथ मिलकर के किसी वॉरफेयर टाइप कंडीशन में साथ काम करने का मौका मिले तो वो जॉइंटली चीज़ों को टैकल कर सकें, एक तरीके से इंटर ऑपरेबिलिटी एक दूसरे को समझ के काम कर सकें, तो वो एक प्रैक्टिस का काम ये हो जाता है। फिर आ जाइए आप साइंस बिहाइंड सेंट। देखो हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो सीधा परफ्यूम परचेज करते हैं कि भैया शानदार खुशबू वाला परफ्यूम कौन सा आया हुआ है, तो वो आपको ऑफर कर देता है, आप लगा करके देख लो तो यार खुशबू तो अच्छी आ रही है, अरे यार उसने मेरे दोस्त ने वो वाला परफ्यूम लगाया था वो मैं परचेज करूंगा। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ है कि परफ्यूम चाहे एक ही हो, बट अलग अलग पर्सन की स्किन के ऊपर जब वो स्ट्राइक करता है तो आपकी स्किन की जो एक तरीके से आपका जो माइक्रोबायोम है, ठीक है, जो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआस जो हमारी स्किन पे बैठे हुए हैं, उनका क्या रिएक्शन है उस पर्टिकुलर परफ्यूम के साथ में, वो डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में क्या खुशबू आपकी बॉडी से आ रही है और कौन सा परफ्यूम आपके लिए बेस्ट है। तो बेसिकली इन्फेक्टियस डिजीज के एक्सपर्ट्स हैं, वो स्टडी कर रहे हैं हमारी स्किन के माइक्रोबायोम को कि कैसे एक इंडिविजुअल को सही परफ्यूम की चॉइस करनी चाहिए कि मेरी हिसाब से कौन सा परफ्यूम बेस्ट है। इसका मतलब एक तो आपका एक कहते हैं ना कि थंब रूल यहां पर खत्म हो गया कि यार एक परफ्यूम किसी की बॉडी पे अच्छी फ्रेग्रेंस दे रहा है तो दूसरे की भी वो सेम फ्रेग्रेंस देगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन पे जो पूरी लाइफ है, माइक्रोबायोम है, वो डिसाइड करता है कि आपकी स्किन के ऊपर कौन सा परफ्यूम कैसी फ्रेग्रेंस या स्मेल करेगा, राइट। तो स्किन माइक्रोबायोटा की अगर बात करें तो ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स का पूरा ग्रुप है जिसमें बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, इवन माइट्स, छोटे कीड़े हल्के फुल्के, वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या स्टडी किया जा रहा है, इसमें माइक्रोबायोम जो बोला है इसमें क्या है कि आप जेनेटिक मटेरियल जिसको जीनोम हम बोलते हैं, जिसमें एक स्मॉल माइक्रो लाइफ की भी पूरी डिटेल्स छुपी हुई रहती है कि हाँ भाई वो किस तरीके से उसका एवोल्यूशन हुआ, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसकी आने वाली ऑफस्प्रिंग्स होने वाली हैं, वो जो चीजें हैं उनका आइडिया हमें जेनेटिक या जीनोम की स्टडी से मिलता है। तो ऐसे में ये जो स्किन माइक्रोबायोम है इसके बारे में भी ये जेनेटिक लेवल की स्टडी ही रन हो रही है, जिससे आइडिया लगे कि कौन सा परफ्यूम आपकी स्किन के लिए, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की स्किन के लिए बेस्ट है, राइट। अब आप देखो कि स्किन माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंस कैसे करता है। जैसे मैंने बताया कि हर एक इंडिविजुअल की स्किन यूनिक होती है और हर एक स्किन का अपना एक माइक्रोबायोम होता है, यूनिक माइक्रोबायोम होता है। तो जैसे ही आप अपने परफ्यूम बॉडी पे अप्लाई करते हो तो आपको उस टाइम पे इमीडिएटली फ्रेग्रेंस, वही परफ्यूम आप अपने फ्रेंड की स्किन पे लगाओ और वही आपकी पे लगाओ, थोड़ा रब करो, फिर स्मेल फ्रेगनेंट करने की, मतलब एक तरह स्मेल लेने की कोशिश करो, पता पड़ेगा कि वाकई में फर्क महसूस हो रहा है, राइट। इसके अलावा परफ्यूम्स जो हैं डिफरेंटली क्यों परफॉर्म करते हैं, ये आपको पता पड़ गया कि दो लोगों की स्किन सेम नहीं होती। स्किन सेम का मतलब उनका जो माइक्रोबायोम है, हमारी स्किन के ऊपर जो लाइफ है वो सेम नहीं है, ठीक है। बैक्टीरियाज किस तरीके से सेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं वो फिर फ्रेग्रेंस डिसाइड करता है। चैलेंज क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी एक का परफ्यूम देख लेते हैं, यार ये ब्रांड अच्छा है, ये पर्टिकुलर फ्लेवर अच्छा है, तो हम जाके परचेज कर लेते हैं, पर हमें पता पड़ता है यार मुझे तो बड़ा इरिटेट कर रहा है ये, राइट। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रॉन्ग परफ्यूम की तरफ ले जाने की काम भी कर देती है, और गलत परफ्यूम आप यूज़ करते हो तो डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स होने का डर है, हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, इवन हार्मफुल केमिकल से ज़्यादा एक्सपोजर के चलते आपको पता है प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। डर्मेटोलॉजिस्ट से भी आपको डील करना पड़ सकता है स्किन डिजीज होने की वजह से। रोल क्या है स्किन बैक्टीरियाज का बॉडी ऑर्डर में, हमारे शरीर की खुशबू में? तो देखो सीधी बात है, हमारे यहाँ पर कई बैक्टीरियाज है जो अलग अलग पार्ट्स में मिलते हैं। कहीं पर हमारा ऑयली एरिया है बॉडी का, जैसे फेस, बैक, चेस्ट, यहाँ पर आपको अलग तरीके की फ्रेग्रेंस दिखेगी जिसको मस्की स्मेल बोलते हैं। उसके पीछे का सीधा लॉजिक क्या है कि वहाँ पर प्रेजेंस है कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया जिनको हम बोलेंगे क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज, ठीक है। तो वो मस्की स्मेल जो एक होती है ना, वार्म स्मेल आती है हर एक इंडिविजुअल की, फिजिकली या बॉडी की एक अलग स्मेल होती है ना, तो वो आइडिया लगता है। जैसे आपका कोई दोस्त आपकी आंखें बंद कर ले तो आप ट्राई करते हो जो कौन है कौन है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्मेल जो होती है उससे आइडिया लग जाता है यार ये तो ये है, राइट। इसके अलावा मॉइस्ट रीजन में जैसे कि आर्मपिट्स हो गए, अंडर आर्म्स बोलते हैं, ग्रोइंस, जहां पर हमारे पैर जो है वो जॉइंट कर रहे हैं हमारी बॉडी से, राइट। तो उस रीजन की अगर बात करें तो वहां पर हमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्रिएट करने वाले बैक्टीरियाज मिलेंगे और उन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं क्रॉइने बैक्टीरियम, राइट।
इसके अलावा हमारी बॉडी के दूसरे और पार्ट्स हैं जहां पर खुशबू बनती है। इनके अलावा ऑयली और मॉइस्ट के अलावा जो पार्ट्स बच गए, वहां पर जो बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो लाइफ है, माइक्रो लाइफ है, उसको हम बोलते हैं स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरीज में हमने हमारी बॉडी की लाइफ को, माइक्रोबायोम को डिवाइड कर दिया, और ये फिर अपने एक्शंस के आधार पर डिफरेंट स्मेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फिर हमें एक्सपीरियंस देते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्मेल है। और उसके साथ में अब आपकी बॉडी पे ये सारा का सारा माइक्रोबायोम बिल्कुल डिफरेंट है, तो अब परफ्यूम भी फिर आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होगा, और उसी के ऊपर ये सारी रिसर्च ओरिएंटेड है। आ जाओ फिर कुंभकोनम वेट्रिलाई। ये देखो पान का पत्ता है बेसिकली, इसको जीआई टैग दे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये कहां का है? तमिलनाडु का। तो इस तरीके से तमिलनाडु में टोटल जीआई टैग प्रोडक्ट कितने हो गए? 62। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर अगर किसी को बना दिया तो आप जानते हैं कि लोकेलिटी को कितना ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। आप तमिलनाडु घूमने जाओगे तो बोलोगे यार कुंभकोणम वेट्रिलाई का वाला पान ही बना के देना भाई, टेस्ट बड़ा गजब है उसका, बड़ा फेमस है वो। तो लोकल आइडेंटिटी भी बढ़ गई और इस प्रोडक्ट की एक जो प्रमोशन होनी चाहिए वो भी हो गई। इससे क्या होता है? लोकल ट्रेडर्स को बड़ा बेनिफिट होता है। तो ऐसे में हम थोड़ा जान लेते हैं कुंभकोणम वेट्रिलाई। ये बीटल लीफ है, मैंने बता दिया आपको, पान का पत्ता है। ये कावेरी रिवर बेसिन में तंजावुर रीजन वाले एरिया में इसकी ग्रोथ होती है। ये टेस्ट और खुशबू के लिए फेमस है। साथ ही साथ ये हार्ट शेप में होता है। कलर इसका डार्क से लाइट ग्रीन तक हो सकता है, और जब खाते हैं तो पंजेंट टेस्ट, एकदम से यूं झटका देने वाला होता है, स्ट्रॉन्ग या फिर शार्प टेस्ट देने वाला ये पत्ता होता है। ये लीफ जो है, ये इसकी जैसे ही प्लांट आप ग्रो करोगे तो 20 से 25 दिन में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। बट इसका जो फर्स्ट हार्वेस्ट होता है ना, पहली बार जो पत्ता तोड़ा जाता है, उसका स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, दैट इज ए मारुवेथिलाई। ये 7 से 12 महीनों की जब लाइफ हो जाती है प्लांट की, तब होता है। इसमें क्या होता है कि अच्छी खासी लाइफ, मतलब एक तरीके से पत्ते की साइज भी अच्छी खासी ग्रो कर जाती है, और लीव है वो लंबे समय तक टिकता है अगर काट करके अगर आप स्टोर करके भी रखो तो। ठीक है, वहीं उसके बाद में जब सेकंड और थर्ड हार्वेस्ट होता है तो उसके स्पेसिफिक नाम की बात करें तो सेकंड वाले को बोला जाता है केला वेथलई, और थर्ड वाली हार्वेस्टिंग को बोला जाता है केटा वेथलई। बट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा यील्डिंग थोड़ी कम होती है। तो फर्स्ट वाला जो है ना, मेरा वेथलई, मेरू वेथलई, ये सबसे बेस्ट प्रोडक्शन देने वाली हार्वेस्टिंग सीजन है अगर हम इस पान के पत्ते की बात करें, जिसको हम बोल रहे हैं कुंभकोणम वेट्रिलाई। ठीक है जी। अब इसमें आप देखो मेजर कल्टीवेटिंग एरिया, तो इसमें थिरुवयूर, इसके अलावा पंपानसम, इसके अलावा थिरुविंदय मरुधुर, इसके अलावा कुंभकोणम और राजागिरी, ये एरियाज है। हेल्थ बेनिफिट्स देखो, पान का पत्ता जब हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। ठीक है, जनरली देखो तो खाना खाने के बाद में पान के लिए हर कोई जाता है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, दैट मीन्स बॉडी की लाइफ, बॉडी में सेल्स को इनको डैमेज होने से बचाता है। साथ ही साथ इसमें चेविकोल होता है। चेविकोल एक एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है, मतलब आपकी बॉडी में जो भी स्वेलिंग का ये डर रहता है ना, बॉडी में एक तरीके से इन्फ्लेशन होना, बढ़ना, साइज का बढ़ना, उसको कंट्रोल करने के अंदर ये हेल्प करने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब हमारी बॉडी में जो एक डिके का प्रोसेस चलता रहता है ऑक्सीजन के साथ में, रिएक्शन के साथ में, तो उस चीज को कंट्रोल करने का एंटीऑक्सीडेंट का काम हो गया ना। साथ ही साथ जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है ना, उन लोगों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है इस पान के पत्ते की अगर बात की जाए तो थोड़ा ध्यान रख लेना। कुंभकोणम वेट्रिलाई। अब आ जाइए ओपेक कंट्रीज। देखो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लगातार अपनी शेल जो ड्रिलिंग है, लगातार डीप ड्रिलिंग है, वो लगातार की जा रही है, जिसके चलते ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने का डर है। तो ओपेक कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि यूएस अगर ड्रिल बेबी ड्रिल के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा ऑयल प्रोडक्शन को कम करना होगा, अदरवाइज इंटरनेशनली प्राइसेस बहुत ज्यादा कोलैप्स कर जाएंगे, तो हम लोगों का जो तेल है उससे जो पैसा हम कमा सकते हैं वो नहीं कमा पाएंगे। तो ओपेक कंट्रीज के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापित हुआ 1960 में। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर काम किया था। मेन टारगेट है कि सप्लाई और जो ग्लोबल ऑयल प्राइस है उसको रेगुलेट किया जा सके। जैसे कि अभी ये यूएसए की प्रोडक्शन के बढ़ने के चलते प्राइस का डाउन जाने का डर है ना, तो ऐसे में ये ऑटोमेटिकली अपने प्रोडक्शन रिड्यूस कर देंगे, सप्लाई रिड्यूस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो एक तरीके से ओपेक का जो मेन एम है वो क्लियर हो गया आपको। फिर आ जाओ, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। मेंबर कंट्रीज, अभी 12 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जिसमें अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुएला। तो इसमें कॉन्टिनेंट वाइज आपको डिवीजन अच्छे से देख लेना है, जिसमें आपको एशिया,
अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये मेजर कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके कुछ ऑब्जर्वर पार्टनर्स भी हैं, जिनके अंदर आप देखोगे अंगोला, इक्वेडोर, इंडोनेशिया और कतर हैं, ठीक है ना। ये ये पहले मेंबर थे, इन्होंने एग्जिट कर दिया इसको, इन्होंने एग्जिट कर दिया है। इंडोनेशिया भी था, कतर भी था, इक्वेडोर भी था, ये ओपेक के मेंबर थे, पर इन्होंने अब मेंबरशिप छोड़ दी। इसके अलावा ओपेक के अलावा इसमें एक एडिशन भी है, ओपेक प्लस। इसका मतलब ओपेक कंट्रीज प्लस में 10 और कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और वो ओपेक कंट्रीज के साथ में डायलॉग में रहते हैं, बातचीत में हमेशा रहते हैं कि हाँ भाई क्या मार्केट प्राइस चल रही है, कितना प्रोडक्शन हमें करना है। तो ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, इनके अंदर ओपेक के आगे 12 कंट्रीज, इनके अलावा अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सूडान। तो इसमें रशिया भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे में की प्लेयर्स की बात आए ओपेक प्लस में, तो ओपेक में से तो सऊदी अरब और ओपेक प्लस में रशिया, इन दोनों ने मिलकर के आपको पता है कि पिछले समय में जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को डिसाइड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और रशिया जो है वो तो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर करके अपनी इकोनॉमी को रन करा ही रहा है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया शॉक्ड है कि रशिया से क्रूड ऑयल इंडिया ने खरीदा, रिफाइन करके प्रोसेस्ड रिफाइंड प्रोडक्ट को हमने यूरोप को बेच दिया, ठीक है। तो ऐसे में पिछले 3 सालों में लगातार इन दोनों कंट्रीज का नाम हाईलाइट होता है जब भी ऑयल प्राइसेस की बात आती है। इसके अलावा इस अलायंस का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो शुरुआत में तो ओपेक के 11 मेंबर्स थे, अब तो आपको पता है 12 हो गए, और 10 जो एडिशनल हैं ओपेक प्लस में, वो तो मेन टारगेट है कि ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके, प्रोडक्शन को बढ़ा के या फिर घटा करके, जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग काम करके। फिर बात आता है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ना, उसके द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च किया गया 2025 में, और इसकी लॉन्चिंग हुई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च CIFA भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो यहां पर क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, एक तो एग्रीकल्चर प्लस फिशरी, दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी जो है हमारे देश में, उस एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एस्पेक्ट हमारे इन चीजों पे डिपेंड करते हैं, फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको थोड़ा सा हम क्या करना है, विकसित करना चाह रहे हैं। तो कैंपेन का मेन काम है कि इंडिया को हम एग्रीकल्चर और फिशरी के अंदर सेल्फ रिलायंट बना करके रखें। इसमें क्या हो, टेक्नोलॉजी डिसैमिनेशन, जो भी नई तकनीक हम डेवलप कर रहे हैं एग्रीकल्चर और फिशरी के लिए, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुंचाए, जिससे कि उसका बेनिफिट मिल सके। और ग्रास रूट एंगेजमेंट फार्मर्स का, या फिर जो भी फिशरी में इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनके फीडबैक्स के बेसिस पे भी काम किया जा सके। फिर आ जाइए सीफा आर्गू वैक्स फर्स्ट, याद रख लेना, सीफा आर्गू वैक्स फर्स्ट, ये रिसेंटली न्यूज में था। क्या था, ये पहला फिश वैक्सीन है, या फिर कहीं फिश वैक्सीन क्या, एक नोवल फिश वैक्सीन है, जिसका यूज किया जाएगा फिशेस को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि फिशेस में भी तो कई पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई वायरस से, बैक्टीरिया से बीमारियां फैलती है, तो मास किलिंग हो जाती है उनकी, तो उनको बचाने के लिए, फिश को ट्रीट करने के लिए सीफा आर्ग्यू वैक्स फर्स्ट जो है ये तैयार किया गया है। ये फिशेस में हेल्थ को टैकल करेगी, और साथ में जो फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक लॉसेस को भी रिड्यूस करेगी। इसके एम फीचर्स की बात करें, विकसित कृषि संकल्प अभियान, एम है 1.5 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को एग्रीकल्चर और फिशरी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट देना। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देना चाहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, फार्मर्स को एंगेज करना चाहते हैं, जिससे कि एक तरीके से बायलैटरल कॉन्वर्सेशन, बायलैटरल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होकर के हम एडवांसमेंट की तरफ जा सके। फोकस एरिया मैंने बताया एग्रीकल्चर और फिशरी, दोनों के दोनों फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब टू लैंड का ये कॉन्सेप्ट रहेगा, जहां पर साइंटिस्ट, एक्सपर्ट, ऑफिशियल ये तो काम करेंगे कहां पे, ऑफिसेज में, लेबोरेटरीज में, और फिर वहां से सीधा जमीन तक, फार्मर्स तक इनको जो आइडियाज, जो टेक्निक्स डेवलप की जाएगी लैब में, उसको डिलीवर किया जाएगा। 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब में इस पे काम किया जाना होगा। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं इंडियाज फर्स्ट AI सेज। देखो छत्तीसगढ़ के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉन्च करेंगे नवा रायपुर में। लागत आएगी 1000 करोड़ रुपए की। कौन लीड कर रहा है इसे, तो रेक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। काम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि देखो नए मॉडर्न सर्वर, बड़े बड़े कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस होंगे, पूरा एक एरिया डेडिकेटेड होगा। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो इनके लिए 2005 में स्पेशल एक एक्ट आया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि आप ज्योग्राफिकली कुछ एरियाज को ऐसा आइडेंटिफाई करोगे, मानो कि वो एक फॉरेन टेरिटरी है, विदेशी जमीन है, और वहां पे जो भी कोई काम करेगा, वहां पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, उसका सीधा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे इंटरनेशनली। और हमारे देश में भी अगर वो प्रोडक्ट आता है तो ऐसे में हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि बाहर से आया हुआ कोई प्रोडक्ट हो। इससे क्या होगा, हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी,
साथ ही साथ हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने बहुत सारे सेज का नाम सुना होगा, महिंद्रा सेज और XYZ, कितने सेज जो है आसपास में डेवलप हो रखी हैं। इस आइडिया को मोरलेस हमने चाइना से लिया था, चाइना में बहुत बड़े बड़े हैं, बट हमारे यहाँ पर इसका आउटकम जो है वो अप टू द मार्क इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि बड़ी ज्योग्राफीज में एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में काम करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाया। तो यहां पर अब छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि इकट्ठा एक जगह पे हम सिस्टम को इंस्टॉल करें, जिसकी क्षमता होगी 80 मेगावाट की, 6 एकड़ जमीन को कवर करेगा, जो कि मोटा मोटा अगर देखें तो उसमें डेटा सेंटर होगा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का। बहुत बड़ा सर्वर इंस्टॉलेशन यहां पर होने वाला है। इसमें इंटर स्टेट डिजिटल नेटवर्क्स को हम कनेक्ट करने वाले हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो भी हैं, जिससे कि हम इनोवेशन भी कर सकें, चैलेंजेस को टैकल भी कर सकें। हाई डेंसिटी डेटा ऑपरेशंस पे काम किया जाएगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट यह है कि टैक्स और लीगल एग्जम्पशन, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसमें थोड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को हम बढ़ावा देना चाहते हैं हमारे देश में, क्योंकि AI का जमाना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में आप जी रहे हो, तो हम क्यों पीछे रहे? तो सरकार इस चीज को पुश दे रही है। पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें तो सेज जो है, ये जो AI सेज है, ये भी सेज 2005 एक्ट के अंदर ही ऑपरेट करेगा। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? ये ऐसे एनक्लेव्स, ऐसी जमीनें हैं जिनको ड्यूटी फ्री कर रखा है। मैंने बताया आपको फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है कि हाँ भाई ये विदेशी जमीन है, तो विदेशी जमीन पे आप डायरेक्टली टैक्स थोड़ा ना लगाओगे। हाँ, उसका प्रोडक्ट आपके देश में आके बिके तो आप उसके ऊपर टैरिफ वैरिफ का जो मामला वो लगा सकते हैं। अदरवाइज ड्यूटी फ्री एनक्लेव, आराम से जमीन दे दी, आप यहां पर प्रोडक्शन करो, हमारे लोगों को रोजगार दो, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आओ। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ट्रेड ऑपरेशंस बढ़ते हैं। इससे ड्यूटी फ्री आपने कर दिया, टैरिफ फ्री उनको कर दिया, तो जो भी इंटरनेशनल कंपनीज है वो आकर के इंडिया में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्टेड फील करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था 2005 के सेक्ट के आधार पर, जिसको अब AI की तरफ ले जाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा और एस्पेक्ट की। तो ये डिजिटल इंडिया विजन को और मेक इन इंडिया के गोल को हमारे इंटीग्रेट करेगा। साथ ही साथ IT इंजीनियर, डेटा एक्सपर्ट और साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए नई जॉब क्रिएट करेगा। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे ITI, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, जिससे कि इंडस्ट्री रेडी स्किल सेट तैयार हो सके, स्किल्ड लेबर तैयार हो सके। अब हम बात कर लेते हैं क्विक रिवीजन की। तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज क्या नेपाल के साथ है? नो। कुंभकोणम वेत्रालाई आंध्र प्रदेश? नो, तमिलनाडु। ओपेक की बात करें, इंडोनेशिया, कतर? नहीं, ये तो एग्जिट कर चुके थे। विकसित कृषि संकल्प, 1.5 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को फायदा देना जो कि एग्रीकल्चर और फिशरी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। फिशरी टेक्नोलॉजी उनको बेनिफिट देना है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। इसके अलावा इसकी PDF आपको इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को, और वहां पर आपको ये मिल जाएगी PWOnlyIS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।